अच्छा जी, द पेपर इज March 18, पेपर 3 वेरिएंट 2, सही है। सबसे पहला एमसीक्यू, इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस द टर्म नेट सोशल बेनिफिट रेफर्स टू। भाई नेट सोशल बेनिफिट क्या होता है? सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट, सिंपल, सही है। सोशल बेनिफिट को माइनस करोगे सोशल कॉस्ट को, आपके पास नेट या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, सही है। तो मेरा यहाँ पर आंसर होगा सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट, आंसर विल बी डी, सही है। तो बहुत सिंपल था, ठीक है, बेसिक। अच्छा, शुरू के हमेशा आसान होते हैं। A government is built by private builders. A government school is built by private builders. In a residential neighborhood, the builders ignore the effects of noise and disturbance. Noise and disturbance क्या है? External cost. और external cost को दूसरे लफ्जों में बोला जाता है third party cost. जो external benefit, external cost होता है वो third party benefit and cost है. Why does a free market fail to take into account these external costs of building the school? सही है. Education is a public good. Education is not a public good. Few people who live near the school object to the building. नहीं, सही से कोई लेना देना नहीं है इसका कि वो लोग क्यों इग्नोर करते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट को। The government believes the school should be built privately. ऐसा जरूरी नहीं है। These costs are not paid by the builders. Yes. क्योंकि जो एक्सटर्नल कॉस्ट होता है वो मेरे बिल्डर पे नहीं करते, वो लोग सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट पे करते हैं। अगर मुझे एक्सटर्नल कॉस्ट बिल्डर से पे करवाना है तो फिर मुझे टैक्स वगैरह लगाना पड़ेगा, सही है, ठीक है। फिर क्योंकि हम फिर इसको क्या करते हैं, हम इसको इंटरनलाइज करते हैं। इंटरनलाइज का मतलब मैं उसको जो है मॉनेटरी टर्म्स में बिल्डर को बोलूंगा कि भाई तू इसको पे कर, सही है। फिलहाल तो वो पे नहीं कर रहा, जबरदस्ती पे करवाना पड़ता है, सही है। तो 2 का आंसर होगा डी। इन ऑल मार्केट स्ट्रक्चर्स व्हाट मस्ट फर्म्स इक्वेट टू इंश्योर एलोकेटिव एफिशिएंसी? एलोकेटिव एफिशिएंसी इज एमएसबी इज इक्वल टू एमएससी, एमसी इज इक्वल टू प्राइस, या एमसी इक्वल टू एआर, क्योंकि एआर और प्राइस आपका इक्वल होता है। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू नहीं, इट इज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू नहीं, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू, यस। एमसी इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, तो ये मेरा होगा एलोकेटिव एफिशिएंसी। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, सही है। मेरा आंसर यहाँ पर होगा सी, ठीक है। तो शुरू के 3 तो बहुत सिंपल थे मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 4, in the diagram a consumer's budget line shifts from JK to GH. तो JK से GH में आए, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ऑफ एक्स गिरी होगी और प्राइस ऑफ वाई जो है वो बढ़ी होगी, और पी एक्स ओवर पी वाई की मेरी स्लोप भी चेंज हुई है, सही है। स्लोप भी चेंज हुई है क्योंकि जब भी आपका बजट लाइन का शेप चेंज होता है ना, शेप चेंज मतलब पैरेलल नहीं होता या टिल्ट होता है या क्रॉस कर जाता है, तो वो स्लोप चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है जब भी स्लोप चेंज होगी तो मेरी प्राइस में तो लाजमी चेंज आया होगा, क्योंकि स्लोप में जब तक चेंज नहीं आता जब तक प्राइस चेंज ना हो। विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट? देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स मनी इनकम, गलत। इनकम का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे फिलहाल। गुड वाई हैज बिकम रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, यस। द प्राइस ऑफ गुड एक्स हैज इंक्रीज, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल हुई है, क्लियर। अब तक आसान चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the table shows substitution and income effect for a normal good and for an inferior good as the price of the good changes. Which combination is correct? अच्छा भाई, inferior good है, प्राइस फॉल है। प्राइस फॉल का जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो गलत। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, सही है। इंफीरियर है, प्राइस राइज है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है, बिल्कुल सही। इनकम इफेक्ट भी इसका नेगेटिव है, गलत। इसका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, तभी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। नॉर्मल गुड है, प्राइस फॉल है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है, यस। सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होगा दोनों, तो मेरा आंसर होगा सी, क्लियर। कोई मसला क्वेश्चन 5 में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, a government imposes a $10 tax on each unit produced for of a product, सही है। how will this affect the firm? अच्छा, अगर $10 का टैक्स लग जाएगा ऑन ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो एवरेज कॉस्ट विल राइज बाय लेस देन $10, नहीं। मार्जिनल कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज, गलत। मार्जिनल कॉस्ट विल राइज, क्योंकि अगर हर यूनिट पे $10 का टैक्स लगेगा तो हर यूनिट की एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। इट्स मिनिमम एवरेज कॉस्ट आउटपुट विल बी लोअर, ये मैं समझाता हूँ। ये कह रहा है, डेट से मैं कहता हूँ कि ये मेरी एवरेज कॉस्ट है, सही है। ये मेरी एवरेज कॉस्ट है और ये मेरा MES है, डेट से, सही है। MES है, या मैं कह सकता हूँ मेरा एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है।
जब टैक्स लगेगा ना तो मेरा एवरेज कॉस्ट ऊपर आ जाएगा, सही है। जब टैक्स लगेगा तो मेरा एवरेज कॉस्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सही है। तो अब जो है ना, मिनिमम पॉइंट अभी भी सेम है, मिनिमम पॉइंट अभी भी सेम है, पर फर्क कितना आया है कि बस ये मेरा एवरेज कॉस्ट जो है ना वो $10 से ऊपर शिफ्ट हो गया है, सही है। तो मेरा जो मिनिमम एफिशिएंट स्केल है वो लो नहीं हो रहा है, वो अभी भी उतना ही है, सही है, वो अभी भी उतना ही है, सही है। MES पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है, मेरा मिनिमम कॉस्ट वाला आउटपुट अभी भी उतना था, अभी भी इतना ही है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स मिनिमम एवरेज कॉस्ट आउटपुट विल बी अनचेंज्ड, तो ये मेरा आंसर होगा, सही है। आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा, मिनिमम आउटपुट पे, बस आपकी कॉस्ट $10 से ऊपर चली जाएगी, पर आउटपुट अभी भी वही रहेगा, सही है। एक यूनिट एवरेज कॉस्ट विल राइज बाय लेस देन $10, लेस देन $10 क्यों होगा भाई, $10 का टैक्स है, सही है। स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ना कुछ इसने। मोस्ट ऑब्वियस आंसर आपका डी है, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आ रहा है आपके, मिनिमम खाली कॉस्ट $10 से बढ़ रही है, सही है। कोई मसला, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू ओलिगोपोली थ्योरी व्हाट इज नॉट likely to characterize the behavior of firms in the industry, सही है। मैचिंग एनी प्राइस कट मेड बाय देयर राइवल्स, ये ओलिगोपोली में होता है या नहीं होता, बताओ हाँ या ना। अगर लेट से कोक ने अपनी प्राइस कम कर दी तो पेप्सी भी अपनी प्राइस कम करेगा, होता है। अगर कोक अपनी प्राइस बढ़ाएगा तो क्या पेप्सी अपनी प्राइस बढ़ाएगा? ऑप्शन बी में कुछ नहीं होगा, गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। प्राइस राइस मैच नहीं करते, हमेशा प्राइस फॉल मैच करते हैं। सेलिंग अ रेंज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यस। द एबिलिटी टू अर्न सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, यस। इसका मतलब है बी मेरा आंसर है, ऐसा नहीं होता, ओलिगोपोली में ऐसा नहीं होता। अगर आपको किंग डिमांड कर्व थ्योरी याद है, तो किंग डिमांड कर्व थ्योरी में क्या होता था कि अगर जब प्राइस गिरती थी तो सारे प्रोड्यूसर प्राइस गिरा देते, प्राइस बढ़ती थी तो फिर वही बढ़ाता था जो जिसकी पहली सोच थी, बाकी कोई भी उसको फॉलो नहीं करता, सही है। तो बी मेरा आंसर है, हाँ बिल्कुल। The diagram shows the cost and revenue curves of a monopolist whose only cost of production is fixed cost. What will be the monopolist profit maximizing price? अच्छा, अगर मेरी ओनली कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है ना, सही है, मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, सही है। और वेरिएबल कॉस्ट 0 है लेट्स से, और फिक्स कॉस्ट मेरी $10 है, तो मेरी टोटल कॉस्ट भी $10 होगी। और हर आउटपुट पे, लेट से मैं 1 यूनिट बना रहा हूँ, 2 यूनिट बना रहा हूँ, 3 यूनिट बना रहा हूँ, 4 यूनिट बना रहा हूँ, हर आउटपुट पे मेरी कॉस्ट क्या होगी? $10, सही है। अच्छा, अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालूंगा? 0 0 0, क्या ये चीज क्लियर है? अगर एक फर्म की कॉस्ट सिर्फ फिक्स कॉस्ट है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? 0 होगी। और अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या करता हूँ? अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मैं MC इक्वल्स टू MR करता हूँ ना, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी 0 होना चाहिए, हाँ या ना? अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और मेरी मार्जिनल कॉस्ट 0 है तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी 0 होना चाहिए। और अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू 0 होना चाहिए तो मैं किधर ऑपरेट करूंगा? फिर किधर ऑपरेट करूंगा? सेल्स रेवेन्यू पे, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज पे करूंगा। तो इसका मतलब है मुझे MR0 पे ऑपरेट करना पड़ेगा अगर मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मेरा आंसर होगा डी। समझ आ गया? मैंने आपको बताया भी था कि जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकते तो बेस्ट ऑप्शन MR0 है, और उसकी वजह यही थी कि मेरी MC वहाँ पर 0 थी, और जब MC 0 होती है तो जाहिर सी बात है अगर मुझे इसको MR की इक्वल करना है तो ये MC को MR ही तो हो रहा है 0 0, तो फिर मैं MR0 पे ऑपरेट करूँगा, सही है। एक ये तरीका है, एक वो तरीका है, दोनों सेम है, सही है। तो मेरे ख्याल में तो आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी आर मैन्युफैक्चर्स स्टील, सही है। आर जो है वो स्टील मैन्युफैक्चरर करती है, एस जो है वो शिप्स बनाती है, असेंबल करती है बेसिकली, चलो। टी जो है वो ऑयल टैंकर ऑपरेट करता है, सही है। और वी जो है वो क्रूज लाइनर्स, सही है। तो क्या पूछ रहा है? व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इफ आर टेक्स ओवर एस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर आर मेरा स्टील मैन्युफैक्चर करता है तो इसका मतलब है आर मेरा सप्लायर है, और एस को अगर वो टेक ओवर कर रहा है, अगर वो एस को टेक ओवर कर रहा है तो इसका मतलब है एस मेरी शिप्स को असेंबल करता है, इसका मतलब है ये वर्टिकल फॉरवर्ड है, यस, सही है।
तो ए मेरा आंसर होगा, दिस इज वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सही है, सेम इंडस्ट्री है, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। सही है, क्लियर? मेरे ख्याल में तो हल्का था ये थोड़ा। सी क्यों नहीं है? टी टेक्स ओवर एस, टी टेक्स ओवर एस। डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी है ये। ऑयल टैंकर सेम इंडस्ट्री में, ऑयल टैंकर सेम इंडस्ट्री में। सही है, इसी प्रोडक्शन उसमें ना इंडस्ट्री सेम है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जो है भाई, लेट से मैंने बोला कि ऑयल टैंकर ने लेट से टेक ओवर कर लिया बैंक को, तो ये डाइवर्सिफिकेशन होगा। 10 A monopolist chooses an output that maximizes profits, MC is equals to MR, and makes normal profits, so average cost is equals to average revenue. अच्छा, what must be the output chosen? अब सेम इंडस्ट्री है ना, ये तो बोल रहा हूँ। तो नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पर हो रहा है भाई? नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है ना ये, तो मुझे एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू वाला ऑप्शन चाहिए। तो द एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, तो मेरा आंसर यही होगा यहाँ पे। सही है, सिंपल सा सवाल था ये। और इसने अच्छा हुआ MC इक्वल्स टू MR का ऑप्शन नहीं दिया, वरना वो चूज करके आ जाते। पता है मुझे, ये नॉर्मल प्रॉफिट वाला ऑप्शन चूज करना था यहाँ पे। सही है। 11 A firm operates in an imperfectly competitive market. The prices of its products are determined by the maximum price each consumer is willing to pay. अच्छा, तो ये क्या कर रहा है? कंज्यूमर सरप्लस को जो है ना वो फुल, मतलब कंज्यूमर सरप्लस का फुल फायदा उठा रहा है। तो ये बेसिकली इसको बोला जाता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो मैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भाई 10 में बोल रहा था नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, आंसर विल बी ए। सही है। अच्छा, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है मैं बता देता हूँ। देखो, लेट से ये मेरा एक डिमांड कर्व बना हुआ है और ये एक ओरिजिनल प्राइस है। सही है। अच्छा, डिमांड कर्व, ये मेरी आ गई प्राइस, दिस इज माई क्वांटिटी। लेट से मैं कह रहा हूँ $5 की प्राइस है और क्वांटिटी यहाँ पर है 5। सही है। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 5 प्रोडक्ट्स को, वही इसने बोला था वो नॉर्मल, मैं उस पे एंड में आता हूँ, मैं एंड में आता हूँ। अच्छा, ये क्या कर रहा है? अच्छा, अगर मुझे एक सिंपल सा सवाल है, अगर $5 है और 5 यूनिट्स को बेच रहा है, तो उसका रेवेन्यू क्या होगा? करंट रेवेन्यू क्या है? करंट रेवेन्यू क्या है? $25। अच्छा, अभी ये $25 कमा रहा है। हाँ? ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। अच्छा, लेट से मैं कहता हूँ कि पहले यूनिट पे कंज्यूमर की विलिंगनेस थी $9 की, दूसरे यूनिट पे कंज्यूमर की विलिंगनेस थी लेट से $8, तीसरे यूनिट पे कंज्यूमर की विलिंगनेस थी लेट से 7, और चौथे यूनिट पे कंज्यूमर की विलिंगनेस थी लेट से 6। अगर आप हर कंज्यूमर को उसकी विलिंगनेस के हिसाब से बेचना शुरू कर दो, तो आप कितने पैसे कमाओगे? 9 + 8 + 7 + 6 + 5 कितना हो गया ये? 35। सही है। तो आप नोटिस करो, पहले ये क्या कर रहा था? 500 यूनिट $5 में बेच रहा था। अब इसने क्या करा? जो कंज्यूमर की विलिंगनेस है ना, उसको वो प्राइस चार्ज करना शुरू कर दी। तो पहले यूनिट पे 9 थी तो मैंने 9 चार्ज किया, दूसरे पे 8 थी तो मैंने 8 चार्ज किया, तीसरे पे 7 थी तो मैंने 7 चार्ज किया। ऐसे कर करके मैंने अपने रेवेन्यू को क्या कर लिया? मैक्सिमाइज कर लिया। तो देखो, प्राइस फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होती है, और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, पर ये करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता सामने वाले की विलिंगनेस किया, और उससे उतने पैसे निकलवाना थोड़ा मुश्किल होता है। सही है, उससे पैसे निकलवाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो तो हाइपर, जाहिर सी बात है, ये तो भाई वो है, अनरियलिस्टिक है, तभी तो कहते हैं मुश्किल है ये करना। अनरियलिस्टिक है। मुझे कैसे पता चलेगा भाई हमजा कितने पैसे देना चाह रहा है? उसकी आंखों से थोड़ी पहचानूंगा मैं। सही है। सही है। मैं 10 वापस बता रहा हूँ, 10 में इसने बोला हुआ है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, जो ये कमा रहा है वो ही मेरा एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, नॉर्मल प्रॉफिट। लिमिट प्राइसिंग मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो वो रिकॉर्डिंग में देख लेना। सही है। मैंने लिमिट प्राइसिंग भी समझा दिया था, मैंने प्राइस लीडरशिप भी समझा दिया था, और किंग डिमांड को तो ऑलरेडी आता है। सही है।
12. What is an argument for government policy which allows companies to take over other company? अच्छा कह रहा है एक आर्ग्यूमेंट बता दो जिससे जो है ना वो टेक ओवर अच्छी चीज है, मतलब गवर्नमेंट जो है ना उसको अच्छी चीज प्रूव करना चाह रहा है, तो ऐसी क्या आर्ग्यूमेंट है उसके साथ? सही है। इट अलाउज फर्म्स टू ग्रो बोरो फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, नहीं ये कोई रीजन नहीं होती। इट एनकरेजेस कंपनीज टू एक्ट प्रमोट प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, यस। मर्जर होते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं तो एवरेज कॉस्ट गिरती है। इट इंश्योर्स वेज रेट विल राइज, नहीं, दिस इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। इट प्रोवाइड्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती। सही है। तो बेस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है मेरी कि भाई प्रोडक्टिव एफिशिएंसी प्रमोट होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगे, एवरेज कॉस्ट कम होगी। सही है। 13, A government imposes a maximum price. Maximum price क्या होती थी? AS का कॉन्सेप्ट है प्राइस सीलिंग। प्राइस या तो ये होगी या तो उसके नीचे होगी। सही है। मैं छत को हाथ लगा सकता हूँ पर छत के ऊपर नहीं जा सकता। Which statement justifying this measure might be considered a valid on economic grounds? सही है। तो प्राइस सीलिंग क्यों वैलिड है? It will encourage electricity suppliers to invest in additional capacity, नहीं। It will increase the incentive for consumers to conserve energy, नहीं, इससे तो प्राइसेस कम हो जाती हैं। It will prevent monopolistic exploitation of consumers, yes. It will prevent, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्राइस से जो है वो प्राइसेस कम होती हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। सही है। It will prevent the rationing, मैक्सिमम प्राइस की वजह से तो रैशनिंग करनी पड़ती है क्योंकि शॉर्टेज होती है तो फिर रैशनिंग ही करनी पड़ती है। सही है। दिस इज नॉट करेक्ट, ये डिसएडवांटेज है मैक्सिमम प्राइस का। रैशनिंग का मतलब सबको इक्वली बांटना शुरू कर देना, क्योंकि जब शॉर्टेज होगी तो फिर यही होगा कि बांटना पड़ेगा लोगों में इक्वली। तो ए सी बी सी अफेक्ट, हाँ अफेक्ट है, डिसएडवांटेज है बेसिकली। The diagram shows the change in a market when a government places a production quota of OQT on the quantity of a good that is previously traded at OQ। अच्छा अभी जो है ना खाली इस पे देखना कि मैं करंटली OQ पे हूँ। सही है। अगर मैं OQ पे हूँ तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? ये कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा OQ पे? V प्लस W प्लस X। सही है। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? Y प्लस Z। क्लियर है? ये कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे आया? क्लियर है। ये आउटपुट OQ की बात कर रहा हूँ मैं, कोटा से पहले। सही है। कोई मसला? ठीक है। अच्छा कोटा के बाद OQT, कोटा के बाद मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कोई बता सकता है? आफ्टर कोटा, आफ्टर कोटा मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या है? V। और प्रोड्यूसर सरप्लस W प्लस Y। यस। सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चेंज क्या है? चेंज आप नोटिस करो, पहले जो है ना X भी था, मैं देखो बता हाईलाइट कर रहा हूँ। पहले यहाँ पर X मेरा कंज्यूमर सरप्लस था और Z मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस था। ये दोनों गायब हो गए, अब नहीं है ना ये दोनों। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ना X दिख रहा है ना Z दिख रहा है। इसका मतलब है कि X और Z जो है वो हवा में उड़ गया। अगर वो हवा में उड़ गया इसका मतलब है ये मेरा वेलफेयर लॉस होगा, X प्लस Z। तो वेलफेयर लॉस क्या होता है? वेलफेयर लॉस इज बेसिकली लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। सही है। 14 का सी। ठीक है। एएस का सवाल है ये। Which policy by a government would increase the negative externalities that result from cigarette smoking? सिगरेट से भाई एक्सटर्नैलिटी कब बढ़ेगी? अ बैन ऑन सिगरेट एडवर्टाइजिंग, इससे तो कम हो जाएगी। अ बैन ऑन सिगरेट स्मोकिंग, इससे भी कम हो जाएगी। अ बैन ऑन सब्सटीट्यूट्स फॉर सिगरेट्स, इससे बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप सिगरेट के सब्सटीट्यूट को बैन कर दोगे तो सिगरेट की जो कंजम्पशन है वो जाहिर सी बातें बढ़ जाएगी। अगर आप निकोटीन पैचेस को बैन कर दोगे, निकोटीन गम्स को बैन कर दोगे, पॉट्स वगैरह को बैन कर दोगे, वेप्स को बैन कर दोगे, तो लोग सिगरेट ही पियेंगे ना फिर। सही है। तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अ बैन ऑन द स्केल ऑफ सिगरेट्स, सेल ऑफ सिगरेट्स, इससे तो कम हो जाएगी। तो मेरा आंसर सी होगा। सही है।
15 का आंसर होगा सी। अच्छा, a teacher currently earns 30,000 but would be willing to continue to do the job provided she earned at least 25,000। इसका मतलब करंटली ये 30,000 कमा रही है और ये कह रही है कि ये 25,000 एटलीस्ट 25,000 में ये काम करेगी। तो इसका मतलब है 25,000 क्या होगा, ट्रांसफर अर्निंग। सही है, तो 5,000 क्या हुआ फिर? अगर 25,000 ट्रांसफर अर्निंग है तो 5,000 क्या होगा? हाँ, इकोनॉमिक रेंट। सही है। She prefers to stay in her teaching job, then change to her next best alternative employment as an accountant where she could earn 40,000। देखो, ये एज एन अकाउंटेंट काम करना ही नहीं चाह रही है। अगर ये एज एन अकाउंटेंट काम करना ही नहीं चाह रही है तो ये वाला आगे का डेटा इररेलेवेंट है। अगर ये काम ही नहीं करना चाह रही है एज एन अकाउंटेंट तो आगे का डेटा इररेलेवेंट है। आप खाली इसी डेटा के बेसिस पर आंसर अपना ढूंढ सकते हो। हर इकोनॉमिक रेंट एज अ टीचर वॉज 5,000। यस, उसकी एज अ टीचर की जॉब जो थी वो 30,000 थी। सही है, एज अ टीचर वो 30,000 कमा रही थी, 25,000 उसका मिनिमम था, तो इसका मतलब है 5,000 इकोनॉमिक रेंट होगा। सिंपल। सही है। अकाउंटेंट वाली चीज को तो इग्नोर कर दो, ट्रांसफर एंडिंग इसकी 30 नहीं थी, 25 थी। अकाउंटेंट वाली चीज को इग्नोर कर दो क्योंकि उसको एज एन अकाउंटेंट काम ही नहीं करना है, तो हम इसका डेटा पढ़ेंगे। सही है। What will increase the power of a trade union? ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर जो है वो कब बढ़ेगी? Allowing it to increase wages without reducing the employment of its members in a particular industry। तो ट्रेड यूनियन की पावर कब बढ़ेगी? The economy is experiencing a fall in the price of capital। कैपिटल की प्राइस गिरेगी तो कैपिटल की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इससे मेरी ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग राइजिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर राइजिंग एम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब है कि वर्कर की जो है वो शॉर्टेज होना शुरू हो गई है, वर्कर की जो है वो डिमांड बढ़ रही है और इस वजह से ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। द प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर द इंडस्ट्री गुड्स इज इक्वल टू 1। इसका फेल लेना देना नहीं है। द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर द इंडस्ट्री गुड इज ग्रेटर देन 1। अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है लेबर की डिमांड भी ग्रेटर देन 1 होगी। तो इसका मतलब है डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक से बार्गेनिंग पावर कम नहीं होती, इलास्टिक से बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ती, इन इलास्टिक से बढ़ती है। डिमांड शुड बी इन इलास्टिक। सही है। अगर डिमांड इलास्टिक है इससे तो बार्गेनिंग पावर कम है, क्योंकि अगर आप हल्की सी भी वेजेस बढ़ाने जाओगे ना तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा से गिर जाएगी लेबर की। सही है, तो डिमांड शुड बी इन इलास्टिक। सही है। The table shows the number of workers employed by 4 firms in the same industry, the average number of hours worked each day and the total output। सही, तो लेबर प्रोडक्टिविटी का सवाल है। लेबर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। सही है, टोटल आवर्स। तो 1 घंटे का मुझे आउटपुट मिल जाएगा ना, 1 घंटे का मुझे आउटपुट मिल जाएगा। विच फर्म वर्कर्स हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी? तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ वर्कर्स को मल्टीप्लाई करूंगा एवरेज नंबर ऑफ आवर्स वर्क से, मेरे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। लेट से मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, मेरे पास आंसर आ गया, क्या आंसर आएगा, 32। फिर मैं क्या करूंगा, 320 को डिवाइड कर दूंगा 32 से, तो मेरे पास आ जाएगी लेबर प्रोडक्टिविटी। समझ आया है किस तरह ये लेबर प्रोडक्टिविटी? तो मुझे कोई बी का बता दो, बी की प्रोडक्टिविटी क्या है? बी की प्रोडक्टिविटी नहीं, नंबर ऑफ लेबर से नहीं होगा, इससे अगर मुझे आर्ट्स दिए में है तो आर्ट्स को भी यूज करना है। बी में क्या, ऑप्शन बी में क्या है, 12, और सी में क्या है, 11, और डी में 10। तो हाईएस्ट किधर आ रही है, बी में आ रही है ना, तो बी आंसर होगा। सही है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वर्कर कब किसके हैं, ऑप्शन बी में। सही है, क्लियर, क्लियर है ये चीज। सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर से नहीं करना भाई, अगर आपको आर्ट्स का डेटा दिया हुआ है तो आप बेटर आंसर निकाल सकते हो। सही है, मैं एंड में आता हूँ। मैं 19 which stage of the business cycle is most likely to be characterized by an increasing negative output gap? Negative output gap क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप। आउटपुट गैप क्या होता है, एक्चुअल और पोटेंशियल का फर्क। सही है,
तो अगर इसको मैं डायग्राम के थ्रू करूँ तो डायग्राम के थ्रू भी हो सकता है, वैसे तो थ्योरी के थ्रू भी हो सकता है। तो ये मेरा पोटेंशियल ग्रोथ है, ये मेरी कंट्री का पोटेंशियल है, और ये मेरा बिजनेस साइकिल है। सही है। ये जो है ये मेरा ग्रोथ है, जी लिख रहा हूँ मैं, ये मेरा बूम है, ये मेरा रिसेशन है, दिस इज माई स्लम्प। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका होता है इन्फ्लेशनरी गैप व्हेन योर एक्चुअल इज मोर देन पोटेंशियल, और ये आपका होता है डिफ्लेशनरी गैप। सही है, आउटपुट गैप। सही है, स्लम्प बोल दो थ्रू, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा तरीका क्या है इसका करने का, एक LRAS बना उससे कर लो, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं एक्चुअल मेरा यहाँ पर है, एक्चुअल यहाँ पर है, पोटेंशियल यहाँ पर है, डिफ्लेशनरी गैप है, रिसेशन, तो ये हर चीज़ रिसेशन। अच्छा, एक और बहुत इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, बच्चे यहाँ पर नॉर्मली गलती कर देते हैं। ये है ना जो ये, इसका मतलब है स्लम्प। सही है। अब सवाल में टेक्निकलिटी क्या है, इस सवाल की मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी थी, और उसमें एग्जामिनर ने बोला था बच्चों ने आंसर चूज किया है डी। भाई डी आंसर नहीं है, मैंने माना कि डी में भी डिफ्लेशनरी गैप है, पर इसने बोला भाई इंक्रीजिंग नेगेटिव आउटपुट गैप। इंक्रीजिंग नेगेटिव आउटपुट गैप का मतलब है कि रिसेशन स्टार्ट हो गया है और मेरा आउटपुट गैप बढ़ता जा रहा है। समझ आया ये चीज। स्लंप पे तो मेरा डिफ्लेशनरी गैप का सबसे बड़ा गैप होता है, स्लंप पे मेरा डिफ्लेशनरी गैप सबसे बड़ा होता है, और रिसेशन के टाइम पे मेरा डिफ्लेशनरी गैप बढ़ रहा होता है, क्योंकि देखो आहिस्ता आहिस्ता मेरी इकोनॉमी नीचे जा रही है और ये आउटपुट गैप बढ़ता जा रहा है। सही है, तो ये समझ आई चीज, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मेरा एडी जो है वो पीछे जा रहा है, तभी इंक्रीजिंग नेगेटिव आउटपुट गैप है। सही है। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, रिसेशन होगा तो 2 क्वार्टर्स में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और रिसेशन के टाइम पे 2 क्वार्टर्स ही होता है ना, अगर 2 क्वार्टर तक आपका जो है वो गिर रहा है तो सिंपल। सही है। कांस्टेंट नेगेटिव गैप है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल। वो which characteristics are typical features of the least developed countries? तो least developed country में हम प्राइमरी पे चल रहे होते हैं, खेती बाड़ी पे, एक्सपोर्ट अर्निंग हमारी अनस्टेबल होती है, कुछ कमाई का पता नहीं होता, और टर्म्स ऑफ ट्रेड भी हमारा अनस्टेबल होता है। तो मेरा आंसर होगा बी, क्योंकि कुछ पता नहीं होता मुल्क किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। सही है। और एग्रीकल्चर में प्राइसेस इतनी फ्लक्चुएट करती हैं कि आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कभी स्टेबल नहीं होता, आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग भी कभी स्टेबल नहीं होता, क्योंकि ये काम सीजनल है। सही है, क्लियर है ये चीज़। 21, what is central to economic growth but not necessary to economic development? अगेन हमेशा याद रखना, पहले एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी। तो ये अच्छा, तो कह रहा है कि कौन से ऑप्शन में इकोनॉमिक ग्रोथ है पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। एन एक्सपेंशन ऑफ द रेंज ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस, दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एन इंक्रीज इन जीडीपी, दिस इज ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी का बढ़ने का मतलब है आपके मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब है कि आपके मुल्क में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आ रही है। सही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट अ राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड द इरेडिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी खत्म हो जाएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये। द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बेसिक नीड्स अमंग द होल पॉपुलेशन, अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये खाली सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑप्शन भी है। What would be the essential element in listing countries in order of the standards of living during a particular year? सही है। तो कह रहा है कि कंट्रीज हैं उनको उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे? सही है। In order of the standard of living standard in a particular, a deduction of profits transmitted abroad from the figures of GNP, नहीं। allowance for different rates of population growth, नहीं। an adjustment for the inflation rates of different countries, standard of living के लिए of a particular year बोला है इसने। सबसे बेस्ट आंसर मेरा यहाँ पर डी है, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के एक्सचेंज रेट यूज करोगे ना,
तो इससे आप जो है वो रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेयर कर पाओगे, इससे आप रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेयर कर पाओगे। सही है, तो ये तो खाली बता रहा है जीएनपी होता क्या है, ये थोड़ी बता रहा है कि कंपेयर कर रहा है क्या कर रहा है। सही है, ठीक है, कंपैरिजन कर रहा है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी से आप कंपैरिजन कर सकते हो। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया है, परचेजिंग पावर पैरिटी, आई थिंक नवंबर 19 के पेपर में समझाया था या 18, पता नहीं। सी से भी रियल इनकम निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, पर बेटर आंसर आपका डी है। परचेजिंग पावर पैरिटी, अगर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर करनी है ना, तो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट यूज करने से ऑप्शन अच्छा ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है, क्योंकि रियल इनकम में भी फिर इन्फ्लेशन आती है, उससे आप कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी कंपेयर कर सकते हो। मैं आपको लिंक भेज दूंगा वीडियो की, बता दूंगा कौन सी है। सही है, देयर है 22। तो मैं आगे बढ़ूँ। सही है, A government wish to increase demand in an economy in an attempt to reduce unemployment. अगर मुझे डिमांड बढ़ानी है और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, तो इसका मतलब है मुझे एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। मुझे क्या बढ़ानी पड़ेगी? मुझे एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करना है मुझे? एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करूँगा? एस्टेब्लिशिंग अ ग्रेटर हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स, ये मेरी सप्लाई साइड पॉलिसी है, ये मेरी सप्लाई साइड पॉलिसी है। रेजिंग इनकम टैक्स, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। रेजिंग इंटरेस्ट रेट, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। सब्सिडाइजिंग द बिल्डिंग ऑफ न्यू हाउसेस, यस, क्योंकि अगर आप सब्सिडाइजिंग करोगे ना न्यू हाउसेस को, क्योंकि देखो एक इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ाना है ना, तो उसमें जैसे इमरान खान ने जब शुरू शुरू में आया था ना वो, तो उसने एक पॉलिसी लगाई थी कि हम जो है ना वो घर बनाएंगे, पता नहीं कितने लाख घर बनाएंगे, उसने बताया था। इससे होता ही है कि जब आप घरों की वो बढ़ाते हो ना कंस्ट्रक्शन, इससे होता ही है कि बहुत इंडस्ट्रीज की, स्टील की भी डिमांड बढ़ जाएगी, वर्कर्स की भी डिमांड बढ़ जाएगी, हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा, 1 करोड़ घर बोला था, अच्छा, मैनी इंडस्ट्रीज, तो हर इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इससे आपका जो है वो मुल्क का एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। सही है, ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी, तो आंसर होगा डी। व्हाट वुड बी एन इंक्रीज इन लीकेजेस और विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? नहीं, सप्लाई साइड पॉलिसी है ये। अगर आप वर्कर को सेफ्टी रूल, सेफ्टी दोगे, हेल्थ दोगे, तो उससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड में फर्क नहीं आएगा। और मूवमेंट की बात नहीं कर रहा है, शिफ्ट की बात कर रहा है। एग्रीगेट डिमांड में मूवमेंट तो जब आती है ना जब एग्रीगेट सप्लाई चेंज होता है। बेसिक डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ बना के देखो। व्हाट वुड बी एन इंक्रीज इन लीकेजेस और विड्रॉल्स फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? में बताओ लीकेजेस क्या होंगी? इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये आपका इंजेक्शन है। इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है विड्रॉल्स बढ़ रहे हैं। एंड इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन ट्रांसफर पेमेंट, नॉट काउंटेड इन जीडीपी, इसको आप जीडीपी में काउंट ही नहीं करते क्योंकि इससे कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। इंक्रीज इन वेजेस, वेजेस बढ़ेंगी तो इंजेक्शन बढ़ेंगे, तो फिर आंसर होगा बी। सही है, 24 का आंसर होगा बी। 25, what is used to measure the deflationary gap? Now what is the deflationary gap? पहले से मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ सेम होता है, पर जीडीपी के अलग अलग तरीके हैं ना कैलकुलेट करने के लिए, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड और अपना एक्सपेंडिचर मेथड, तो सब में आंसर सेम ही आता है। पर ये मेरा एक्चुअल है, ये मेरा पोटेंशियल है, दिस इज माय इक्विलिब्रियम, यहाँ पर मैंने लिख दिया पॉइंट ए और यहाँ पर मैंने लिख दिया पॉइंट बी। हमेशा याद रखना जो आपका चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और चेंज इन इंजेक्शन, इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। सही है, हमेशा याद रखना जो आपका चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ना या चेंज इन इंजेक्शन, उसको डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ये चेंज इन इनकम आपका डिफ्लेशनरी गैप नहीं होता। सही है, ये चेंज इन इनकम तो रिक्वायर्ड है, मतलब अगर लेट से मैं कहता हूँ कि भाई इनका गैप जो है वो 5 मिलियन का है, इनका गैप जो है वो 5 मिलियन का है, मेरा मल्टीप्लायर जो है वो लेट से मैं कहता हूँ कि 1.5 है, तो मुझे चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ेगा? 1 मिलियन का। तो मुझे 1 मिलियन से जो है वो उसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मेरे पास 5 मिलियन का रियल नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। सही है,
तो व्हाट इज द डिफ्लेशनरी गैप? द इंक्रीज इन इंजेक्शंस नीडेड टू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट। सही है, क्लियर है? तो बस ये हमेशा याद रखना, डिफ्लेशनरी गैप इज द चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और चेंज इन इंजेक्शन। सही है, अच्छा। 26, the following data describes an economy's consumption function. What can be deduced about the value of the marginal propensity to consume? MPC क्या होता है? MPC is basically change in consumption divided by change in income. तो change in consumption, change in income, बताओ क्या आंसर आ रहा है? डिवाइड करो जल्दी जल्दी। 0.8, इसके बाद भी मेरे ख्याल में 0.8 ही आएगा, इसके बाद भी 0.8 ही आएगा, तो इसका मतलब थ्रू आउट द टाइम 0.8 है। कैसे निकाला मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कंजम्पशन का चेंज 32 है, यहाँ पर इनकम का चेंज 40 है, तो 32 डिवाइडेड बाय 40, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 8 नहीं 4 डिवाइड बाय 5, 4 डिवाइड बाय 5 आना चाहिए। सही है, तो MPC इज 0.8 थ्रू आउट द टाइम। सही है। In which circumstances will there be an immediate increase in domestic money supply? A consumer takes advantage of an overdraft facility to buy a car. इससे मेरी मनी सप्लाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली बैंक लेंडिंग, और अगर बैंक लेंडिंग बढ़ेगी तो फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर आएगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर आएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। A consumer uses a reserve cash, पैसा पहले से पड़ा हुआ है, मनी सप्लाई का कोई फर्क नहीं आएगा। A consumer uses a reserve of euros, पैसा पहले से पड़ा हुआ है, मनी सप्लाई का कोई फर्क नहीं आएगा, और इसने डोमेस्टिक मनी सप्लाई बोला है, तो इसने यूरोस का बोला हुआ है। A consumer uses their current bank account, current bank account में भी पहले से पैसा पड़ा हुआ है, तो मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं आएगा। जब मेरी बैंक लेंडिंग बढ़ेगी ना, क्योंकि ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली बैंक लेंडिंग, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट होता है उससे नेगेटिव चले जाते हो, नेगेटिव जाने का मतलब है आप बैंक से पैसा ले रहे हो, तो बैंक लेंडिंग बढ़ेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर आएगा, रिजर्व रेशो वगैरह वो फालतू की सारी मनी मल्टीप्लायर। तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा ये। द टर्निंग पॉइंट ऑन द कुज़नेट्स कर्व। अच्छा, ये टर्निंग पॉइंट ऑन द कुज़नेट्स कर्व क्या होता है? कुज़नेट्स कर्व में क्या करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं इनकम इनइक्वालिटी और गिनी कोफिशिएंट, और यहाँ पर आप लिखते हो इनकम पर हेड। टर्निंग पॉइंट होता है ये, सही है, टर्निंग पॉइंट होता है ये, जहाँ से मैक्सिमम पे होता है। अच्छा, ये कह रहा है टर्निंग पॉइंट पे मेरी इनकम इनइक्वालिटी इज एस्टिमेटेड टू बी इन द रीजन ऑफ 10,500। अच्छा 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 अच्छा, तो ये कह रहा है करंटली जो है ये 10,500 पे खड़ा हुआ है, ये समझ आया? ये कह रहा है कि इसका जो टर्निंग पॉइंट है ना, टर्निंग पॉइंट करंटली नहीं खड़ा हुआ, इसने बोला तो जो टर्निंग पॉइंट है ना वहां पर 10,500 है। सही है, इनइक्वालिटी 10,500 है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि करंटली जो है इकोनॉमी 8,000 पे, करंटली इकोनॉमी किधर है? 8,000 पे, तो करंटली मेरी इकोनॉमी यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ से आगे जाऊंगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी ना, हाँ या ना? अगर मैं 8,000 से आगे बढ़ना शुरू करता हूँ तो मेरी इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ से आगे जाओगे योर इनइक्वालिटी विल इंक्रीज। सही है, तो आंसर क्या होगा? एन इंक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा विल इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी। समझ आया? अच्छा, 29। अच्छा, अक्सर इसने जो बोला है, इसने बोला है टर्निंग पॉइंट पे वी आर एट 10,500। कुज़नेट्स कर्व का टर्निंग पॉइंट होता है ये, मिड पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट बेसिकली, तो यहाँ से टर्न करता है ना वो, मतलब टर्न होता है पूरा। तो यहाँ बोल रहा है कि ये 10,500 है, करंटली इसने बोला है कि हम 8,000 पे खड़े हैं, तो करंटली हम 8,000 पे हैं। अगर मैं 8,000 से अब आगे जाना शुरू करता हूँ तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी ना, देखो इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी, तो इसने यही बोला है इंक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा विल इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी। अगर आप 8,000 से आगे जाओगे तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी, डी आंसर होगा। Which macroeconomic policy aims are most likely to complement one another? हाई ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन कभी भी साथ नहीं हो सकता, ट्रेड ऑफ है, ट्रेड ऑफ है। हाई ग्रोथ एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट का कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, क्योंकि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो दिस इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन बढ़ती है,
डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाती है। तो देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला ऑब्जेक्टिव। सही है, तो इसका मतलब है मेरा आंसर बी होगा। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। सही है, कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। सवाल सही पढ़ो। लो इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट साथ थोड़ी होता है कभी भी। लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस भी साथ नहीं होता कभी। बी आंसर है मेरा। सही है भाई। अगर लो अनएम्प्लॉयमेंट है, लो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है। लोगों की इनकम जब बहुत ज्यादा होती है तो लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, ट्रेड डेफिसिट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का डिसएडवांटेज है ना वो। 30 all else remaining unchanged what would result in an outflow of capital funds। outflow capital flight। अब देखो ये हमारे मुल्क से कैपिटल फ्लाइट हो रही है बाहर, हॉट मनी बाहर जा रहा है। सही है। एंड अ फॉल इन कंट्रीज इन्फ्लेशन गलत। एंड एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन ऑफ द कंट्रीज एक्सचेंज रेट। अब इससे कैपिटल फ्लाइट नहीं होगी, इससे मेरे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे बेशक, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे बेशक, पर ये कैपिटल फ्लाइट नहीं है, बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं जा रही है। सही है। एन इंक्रीज इन फॉरेन इंटरेस्ट रेट। यस, जब बाहर मुल्कों में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो हमारे मुल्क से जो है वो पैसा फ्लाइट लेके दूसरी कंट्री पे जाएगा, कैपिटल फ्लाइट। सही है, तो आउटफ्लो होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। जब दूसरे मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारे मुल्क से पैसा जाएगा दूसरी कंट्री में। एन इंक्रीज इन फॉरेन प्राइजेस, इससे कैपिटल आउटफ्लो का कोई लेना देना नहीं है। सही है।